करा दी। हमारे साथ यहाँ पर ब्रजगोपाल लोया जी, साथ ही जो कि बीजेपी से हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी और कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही इस पैनल पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर ब्रजगोपाल लोया जी आपसे रहेगा। एक आरोप यहाँ पर लगाया है सज्जन सिंह वर्मा ने कि और कितने ही आतंकी बना दिए होंगे, इस बात का किस तरह से तर्क निकाला जाए? नहीं तो वो तो आतंकियों के समर्थन के लोग हैं सज्जन सिंह वर्मा। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में है उसको समर्थन देने वाले राजनीतिक दल के नेता हैं माननीय सज्जन सिंह जी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कितने बना दिए होंगे, ये संख्या तो उनको मालूम होगी। सीधे करेक्शन है। अब मध्य प्रदेश में आतंक के लिए कोई स्थान नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए कोई स्थान नहीं है। पहले सिमी ने भी पैर जमाए थे कांग्रेस की 10 साल की दिग्विजय सिंह की सरकार में। हमने सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश से ध्वस्त कर दिया। अब ये आए हैं नए लोग बांग्लादेश के जमाते मुजाहिदीन। अब ये लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है, बना दिए नहीं है। पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने कार्रवाई करी है। मध्य प्रदेश एटीएस की उपलब्धि है, मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस की उपलब्धि है कि जब कोई वारदात किए बगैर आतंकी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जबकि कांग्रेस की सरकारों में होता ये था कि आतंकी ब्लास्ट करते थे, खुलेआम घूमते थे और सरकारों का और राजनीतिक दलों का समर्थन उनके साथ होता था। तो ये जो उनकी आदतें हैं उस पर वो चर्चा कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करना चाहता हूं, उन्होंने बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई की और उस कार्रवाई का परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। और जहां तक हमारा सवाल है, हम 15 वर्षों में लगातार चाहे नक्सली हो, चाहे दस्यु हो, चाहे माफिया हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करते चले आ रहे हैं। और आज हम गर्व के साथ कह पाते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कुछ भी नहीं है, जीरो पर है। ऑर्गेनाइज्ड कोई क्राइम नहीं है क्योंकि सरकार का संरक्षण उनके साथ नहीं है। जिन लोगों के सरकारों के दौरान, अपनी सरकारों के दौरान ऐसे देश विरोधी लोगों को अपना संरक्षण दिया, जिनके समय में सिमी फला फूला, तो उन लोगों को आज इससे कष्ट होगा, निश्चित है, उनको कष्ट होना भी चाहिए। जी चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, अगर सरकार यहाँ पर आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है, उन्हें पकड़ रही है, तो फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? और जिस तरीके से सज्जन वर्मा जी बोल रहे हैं, उनके पास अगर जानकारी है तो फिर उस जानकारी को साझा कीजिए, डीजीपी को दीजिए, प्रशासन को दीजिए, बताइए उस बारे में। देखिए अनन्या, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर मध्य प्रदेश में आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सरकार के पक्ष को जवाब देने के बजाय कांग्रेस का नाम लेने लगते। ये तो गनीमत है लोया जी की, नहीं नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा देते। मेरा ये कहना है, सवाल आपकी सरकार पे उठाए, जवाब आपको देना चाहिए। आप कह रहे साहब इससे बड़ा नेटवर्क कांग्रेस की सरकार में था। ये कोई स्वस्थ तरीका नहीं है डिबेट का। मेरा ये कहना है, आपने देखा सिमी का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश में फला फूला, वो लोग जेल तोड़ के भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? इनके नेताओं के नाम आतंकवादियों की सूची में आ जाते हैं। आप देखते हैं क्या हुआ, भोपाल की सांसद का नाम कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं में आया था, उनका नाम जिस चीज में आया था वो आपसे छिपा नहीं है जी। आज मध्य प्रदेश की सामने एक नई घटना आ गई। निश्चित तौर पर हम जैसे आरोप लगाते रहे, मध्य प्रदेश में आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, पुलिस का संरक्षण है, सरकार की नजरअंदाजी है, जिसकी वजह से आपने देखा कितना बड़ा कांड सामने आ गया। ये लोग कौन सी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, आपके सामने आ गया है। निश्चित तौर पर सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इस नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में काम करना पड़ेगा, नहीं तो मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों की शरण स्थली बन जाएगा। मेरा ये आरोप है। आप ये बताइए कि सरकार उमा भारती पर क्या कार्रवाई करती है जो सीधे पत्थरबाजी कर रही है? उन पर एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई। इतना सारा समय हो गया, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पत्थरबाजी करने की छूट है? अगर दूसरा कोई कर दे तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आप खुद कानून को कमजोर कर रहे हैं, आप खुद कानून के डंडे को कमजोर कर रहे हैं। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री दिन दहाड़े पत्थरबाजी कर रही है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या आतंकवादियों पर कार्रवाई करेंगे? ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए राजेश जौहरी जी, आतंकियों को लेकर जो है अब राजनीति गर्म होती जा रही है, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? जी
जहां तक आतंकवादियों का मसला है, ये देश के सामने चैलेंज होता है। ये किसी पार्टी या किसी एक विचारधारा के खिलाफ नहीं होता है, ये देश के खिलाफ होता है। जब भी ये लोग इस नेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में कहीं ना कहीं ये बात सही है मिश्रा जी की कि मध्य प्रदेश एक सेफ हेवन तो है। मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल्स होते हैं, और सेफ हेवन या स्लीपर सेल्स वो होते हैं जहां पर लोग रहते हैं और वहां पे कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं, बस वहां पे अपने फलते फूलते हैं और अपना एक हाइड आउट की तरह रहते हैं। तो ये स्थिति तो है यहाँ पर। आप देखिए कि 2008 में सफदर नागौरी को पकड़ा गया था, कितना बड़ा नेटवर्क था गुजरात में। बाद में आज सजा हो गई उन लोगों को, अपनी अभी रिसेंटली आपने देखा कि सजा हुई सबको, और सबके सब कन्विक्ट हो गए। और इतनी बड़ी बड़ी संगीन जो अपराध थे उनके ऊपर आतंकवाद के, वो भी मध्य प्रदेश का धार जिले का पीथमपुर है जो इंदौर से लगा हुआ है, वहां से किराए के एक मकान में पकड़े गए थे। कहीं ना कहीं देखिए अपन इस इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए अपन ये वाली बात है। दूसरी बात, 2016 में ये जो ये वाली आठ सिमी के लोग जो, लेकिन ये दोनों बड़ी घटनाएं थी और ये दोनों सफलता मानी जाएगी सरकार की कि सफदर नागौरी को और जो सिमी के जो 8 लोगों को मारा था जब वो भाग रहे थे, जब एक जेल गार्ड को की हत्या करके भागे थे। लेकिन आप इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात करें तो अगर आपको ध्यान हो कि बम्बई का जो बम कांड हुआ था, बॉम्बे में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद मेमन ब्रदर्स जो थे, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं आप लोग कि मेमन ब्रदर्स में से 2 भाई और उनके कुछ साथी इब्राहिमपुरा इलाका भोपाल का है, वहां पर रहे थे और 2-3 दिन रहे देश से भागने से पहले। एक बात ये। दूसरी बात, पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक बहुत खतरनाक संगठन है जो ज्यादातर केरला और विदेशों से उसकी फंडिंग होती है। तो पीएफआई लगातार अपने चैरिटी वर्क, स्कूलों में बैग बांटना, कॉपी देना, पेंसिल देना, इस सहारे से मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ अपनी कार्रवाई करता रहता है। तीसरी चीज, रजा फाउंडेशन, अपन ये नहीं कह रहे रजा फाउंडेशन कोई आतंकवादी संगठन है, पर सीएए और एनआरसी और इस समय जब ये सब हुआ था, उस समय जो उनकी भूमिका थी वो बहुत जबरदस्त थी, मतलब बहुत इस तरह की भूमिका थी जो नहीं होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं आर्ट की, आप कह रहे हैं कि हम कला को प्रमोट करने वाले हैं और आप इस तरह के एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे थे। चौथी चीज, शेरू लाला और अमजद लाला, अगर आपने 2 बड़े खाचरौद उज्जैन जिले के 2 बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे, उनके बारे में अगर आपने सुना होगा तो पीथमपुर इंदौर के इलाके में शेरू लाला के बारे में हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है अनन्या जी, और भी कई लोगों ने देखा है कि वो AK-47 लेके अकेला घूमता था बहुत लंबे समय तक। उसके बाद फिर उसका इनकाउंटर हुआ इंदौर और मऊ के बीच में, और ऐसे ही अमजद लाला का इंदौर में इनकाउंटर हुआ। फिर देपालपुर में और उज्जैन में जो पत्थरबाजी की रिसेंट घटनाएं हुई थी पिछले साल की, जिसके बाद वो उनके मकान तोड़े गए थे, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का नेटवर्क गड़बड़ है या फिर इंटेलिजेंस की सुनी नहीं जाती है। नहीं तो एकदम से ये रातों रात पनपने वाली चीजें नहीं है, इसमें समय लगता है और उस नेटवर्क को खड़ा होने में समय लगता है। और इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं, अब एक और बहुत बड़ी चीज है अनन्या जी, एक तमीम नाम का आदमी जिसको तम्मू भी बोलते हैं, पीथमपुर का, जो बैंकें लूटता था और जो जेल से फरार हो गया था कैद से, वो बहुत सारे लोगों ने पीथमपुर और धार और इंदौर इलाके में उसको देखा है, पर पुलिस और इंटेलिजेंस को नहीं दिखता है वो। अभी आप जब भी क्राइम ब्रांच में या कहीं जाएंगे तो तमीम का नाम सबसे ऊपर है उसके कि उनके टास्क में कि इसको पकड़ना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। धर्मपुरी धार की एक जगह है जहाँ पे ISIS के झंडे जो है अब से 3 या 4 साल पहले की बात है, एक रैली में उन्होंने निकाले, तो बजाय उस मैटर को की तहकीकात करने के, उसकी गहराई में जाने के, उसको तुरंत दबाया गया ताकि ये मामला मतलब कहीं ना कहीं फेलियर ना दिखे। तो इसलिए ऐसे मामलों में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी। देश सबसे पहले, देश ही नहीं रहेगा तो पार्टी आप कहाँ चुनाव लड़ोगे। तो ये बात थी अनन्या जी। चलिए, ब्रजगोपाल लोया जी, राजधानी भोपाल को ही क्यों अड्डा बना रहे हैं यहाँ पर आतंकी? नहीं, देखिए, समाज का संरक्षण के बगैर कहीं कोई नहीं फलता फूलता है। देश विरोधी ताकतों को कहां से सपोर्ट आता है। आपने कल सब देखा है, कल सब सुना है कि जिनको मकान किराए से दिया गया उनको कोई परिचय नहीं है, उनका कोई परिचय पत्र नहीं लिया गया, वो जहां रह रहे हैं वहां कोई उन्हें जानता नहीं है, और इस तरह किस तरह वो वहां रहे। मैंने आपसे कहा ना, यदि इंटेलिजेंस का फेलियर होता तो वो कैसे पकड़े जाते। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर पकड़ा गया। और एक और हमारे साथ बहुत गंभीर संकट है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आज देश में एक बहुत गंभीर संकट है। जब इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दल सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। तो सरकार को इन्हें गिरफ्तार करने के पहले इनके खिलाफ पूरे रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि इनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करना पड़ते हैं, और बहुत सारे सबूत जब होते हैं तब हम इन पर कार्रवाई कर पाते हैं। क्योंकि न्यायालय में तो हमें सबूत प्रस्तुत करना है, परंतु ये वो लोग हैं जो तुरंत सबूत मांगते हैं, मीडिया में बैठकर मांगते हैं। आपको मालूम है, और जब भारतीय कुछ अच्छा करते हैं, जो भारत के समर्थक हैं, जो भारत को मां मानते हैं, वो जब कुछ करते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती है। देखिए, मैं कुछ बातें बहुत खुले मन से होना चाहिए जी। उसमें सबसे पहले ये बात भी होना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं अभी, क्या ये भी समर्थन नहीं है? क्या ये समर्थन नहीं है? आप मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, आपको मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वहां से जेल से भाग गए थे सिमी के आतंकवादी। अरे भागने के बाद क्या हुआ वो भी तो बताइए। लेकिन यहाँ पर ब्रजगोपाल लोया जी, इंटेलिजेंस फेल भी तो हुआ है, पहले जानकारी कैसे नहीं हो पाई यहाँ पर पुलिस को? इतने समय बाद जो है यहाँ पर जानकारी मिली है, इंटेलिजेंस फेल एंट्री कैसे हुई मध्य प्रदेश में? आपको मालूम है, आपको बहुत अच्छे से याद है 2014 के पहले की स्थितियां आप देख लीजिए, 2004 के पहले की स्थितियां देख लीजिए। ये आतंकी, ये गुंडे, ये माफिया मध्य प्रदेश में या देश में कहीं भी हमलावर होते थे, कहीं भी हमले करते थे, और उसके बाद इनको कभी सजा नहीं हो पाती थी और ये भाग चले जाते थे। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये सुनिश्चित किया है कि इन आतंकियों को हम कोई अवसर नहीं देंगे, और अवसर न देने के कारण ही आप आज सुनते हैं कि कहीं बम ब्लास्ट की घटना होती है। ये पुराना मिथक हो गया। आपको याद होगा 2013 के पहले की का देश की स्थिति, कि आपको हर जगह ये दिखाई देता था कि लावारिस वस्तु को ना छुएं, लावारिस वस्तु देखते ही पुलिस को सूचना करें। आज देखिए देश का ये माहौल बदला है, और ये माहौल केवल इसलिए बदला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, उनके साथ सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं, और उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही हमने इनको गिरफ्तार किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमेशा इस बात से तकलीफ भी होती है और दुख भी होता है। क्यों? क्योंकि ये उनके समर्थन में है या वो इनके समर्थन में है, ये इनका भीतर का मामला है। परंतु ये जब प्रसन्नता का विषय होता है उस समय ये मातम मनाने का काम करते हैं। जी चलिए, जितेंद्र मिश्रा जी, लोया जी सीधा आरोप जो है यहाँ पर 10 साल की दिग्विजय सिंह की सरकार पर लगा रहे हैं यहाँ पर, उस समय में ज्यादा घटनाएं होती थी ऐसी, जवाब दीजिए। जितेंद्र मिश्रा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जितेंद्र मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क पर साधने की कोशिश करेंगे। राजेश जौहरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये चीज कि जिस तरीके से पिछले के सालों से में लेकर, यानी कि 2010 की बात की जाए या फिर यहाँ पर अब 2022 की बात की जाए, एक संदेश यहाँ पर एक मंच पे से अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था कि डाकुओं को जो है खचोड़ लो और इनको जो है बिल्कुल टिकने नहीं देना है। प्रशासन को जो एक बार फिर सख्त संदेश दिया था उन्होंने कि यहाँ से जो डाकू हैं, जो फिलहाल में अपराध है, उसको बिल्कुल साफ कर देना है। तो ऐसे में जो सदन में बात आज यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने कही है, उसी बात को फिर से दोहराया है कि यहाँ पर हम टिकने नहीं देंगे मध्य प्रदेश में। और जिस तरीके से सरकार बार बार इस चीज को मेंशन कर रही है, इस मेंशन के बाद जो है क्या लगता है कि आगे के लिए सरकार क्या सोच रही है? अगर राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जाए तो काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन अगर इसमें दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस सवाल कर रही है, तो जरूरत तो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस अपडेट करने की, इंटेलिजेंस पे ध्यान देने की। तो इस दोनों चीजों को अगर सरकार यानी पक्ष और विपक्ष अगर एक सकारात्मक रूप से लें तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। देखिए अनन्या जी, हमने आपको शेरूलाला वाली जो घटना बताई है ना जी, वो उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। अरे वो राजनीतिक प्रोग्राम्स में चला जाता था, वो वहां पे अटेंड करता था, AK-47 उसकी पीठ पे लगी रहती थी, कुर्ता पहनता था बड़ा सा, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो अब आप बताइए कि आज लोया जी की बात, ये बात तो सही है कि 14 के बाद से वो विज्ञापन आने ही बंद हो गए, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी की लावारिस वस्तु ना छुएं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत जबरदस्त हुई है। देखिए दंगे नहीं हो रहे हैं। देखिए आपको बताइए, चाहे ये पार्टी, अगर कांग्रेस इन पे इल्जाम भी लगाती है कि इनका सांप्रदायिक एजेंडा है, कुछ भी है, लेकिन देश का नागरिक तो सुखी है ना। आज देश के नागरिक को ये चिंता तो नहीं है ट्रेन में जा रहा हूँ और अचानक ट्रेन में ब्लास्ट ना हो जाए, बस में ब्लास्ट ना हो जाए।
तो कहीं ना कहीं अगर, और ये जो पकड़े गए हैं जो लोग, जी। अपन ये नहीं, इनके मामले में इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं थी, बात इंटेलिजेंस फेलियर की वो थी जो जैसे धर्मपुरी में आईएसआईएस के झंडे, उसके ऊपर उसको दबाया गया। उसको मतलब क्या होता है कि, और एक बात और है जी। लोहिया जी की या जो बीजेपी के लीडर्स हैं या जो शिवराज सिंह चौहान है, उनकी भावना पे बात नहीं हो रही है। ये जो ऑफिसर होता है वहां पे, उसको लगता है मेरा ट्रांसफर नहीं हो जाए, वो उसको दबाना चाहता है। वो एसपी है, वो जो एसडीओपी है, एडिशनल एसपी है, जो भी थाने का ऑफिसर है, उसकी कोशिश ये रहती है कि ये बात बाहर तक, ऊपर तक न चली जाए, और वो कैसे भी करके सबूत सब उल्टे सीधे करके दबा देते हैं। इस पर हमको देखना जरूरी है। और आपको बताएं, यानी कि सिस्टम को दुरुस्त करने की यहाँ पर जरूरत है। yes, जौहरी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ जितेन मिश्रा जी फिर जुड़ गए हैं। जितेन मिश्रा जी, वही सवाल रहेगा मेरा। यहाँ पर लोहिया जी जो सवाल कर रहे हैं, उनका कहने का सीधा अर्थ है यहाँ पर कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 10 साल, उस वक्त में जो है ये अपराध और ये घटनाएं डाकुओं की ज्यादा हुआ करती थी। जवाब दीजिए। ये कहाँ अपराध ज्यादा होते थे, कहाँ कम होते थे, सवाल इसका नहीं है। सवाल इस बात का है, आप सरकार में बैठे हैं, जिम्मेदारी आपकी है। अभी चोरी साहब ने आपने देखा कितने सारे उदाहरण दिए। आज अगर आईएसआई का झंडा लहराता है आदमी, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे वो एसपी जिले में पदस्थ रह जाता है जो ऐसी घटनाओं को दबाने का प्रयास करता है? पीएफआई का आपने देखा कैसे स्लेट पेंसिल बांटते बांटते कहां पहुंचा देते हैं। अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो क्या है? आज उमा भारती के ऊपर कार्रवाई हो जाती। उन्होंने मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी की है, लेकिन जब आप चेहरा देख के कार्रवाई करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें सर उठाएंगी। मैंने आपसे कहा कि आपके कार्यकर्ता एक आदिवासी को जीप से बांध के खेत के उसकी हत्या कर देते। आपके कार्यकर्ता दलित परिवार को जमीन में 10 फीट गड़ा देते। कार्रवाई क्या किया आपने? जब आप ऐसे संरक्षण प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आतंकवादियों की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कानून दो चश्मे से देख रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से दूर है तो कार्रवाई हो जाती है। इस तरीके से सरकारें नहीं चला करती। सरकार कानून के डंडे से चलती है। जो मध्य प्रदेश में कमजोर हुआ है, आतंकवादियों के मामले में इंटेलिजेंस फेल हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर आतंकवादी घुस जाए और इंटेलिजेंस को खबर नहीं हो, जगह जगह आतंकवादी पकड़ा रहे, जेल से निकल के भाग जाए और इंटेलिजेंस को खबर नहीं हो, ये किस तरह की सरकार चल रही? सरकार नहीं चल रही है, सर्कस हो रहा है। जी, चलिए राजेश जौहरी जी, 1 मिनट में अपनी बात कहिएगा। यहाँ पर सीधा सवाल है मेरा कि इस पूरे मुद्दे पर आप आखिरी प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? इसमें एक ही बात है कि इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी को जो आतंकवादी हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको दबाने में दोनों पार्टियों को, दोनों प्रमुख पार्टियां, दोनों जिम्मेदार पार्टियां हैं, इनको बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। क्योंकि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, उसका धर्म कुछ और होता है। उसका धर्म जो है, उसका धर्म किसी भी स्थिति में देश के खिलाफ होता है। जो धर्म से मतलब वो वाला धर्म नहीं है जो हमारे यहाँ के रिलीजन है, उनका जो एजेंडा कुछ और होता है। तो ऐसे में इस पर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टियों को बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए और पक्ष विपक्ष को इस मामले में कभी भी, जैसे देखिए, चाहे इशरत जहां का मामला हो, चाहे वो गुजरात के और इनकाउंटर्स जो हुए थे बहुत सारे, उसमें हो सकता है कहीं प्रोसीजर में कहीं गलती हो गई हो छोटी मोटी, लेकिन आतंकवादी तो अगर उसके बाद AK-47 मिली है, अगर उसका रिकॉर्ड है और वो सब, तो उसमें फिर दोनों पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। उसकी कोई, आप ह्यूमन राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स की बात अगर अपन लोग करते हैं तो जो लोग मारे जा रहे हैं, जो उनसे प्रताड़ित हैं, उनके ह्यूमन राइट्स से कौन ध्यान रखेगा? बस ये सबसे बड़ी बात है अनन्या जी की अगर आतंकवादी के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं, दोनों का, सत्ता और विपक्ष दोनों का जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि आतंकवादी है मतलब आतंकवादी देश का दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है। जी चलिए, समय का अभाव है। ब्रजगोपाल लोहिया जी और राजेश जौहरी जी, साथ ही जितेन मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस पैनल पर बने रहने के लिए और चर्चा के लिए। तो बिल्कुल बता दें आपको कि सदर पीएफआई का आपने देखा कैसे स्लेट पेंसिल बांटते बांटते कहां पहुंचा देते हैं। अगर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो क्या है? आज उमा भारती के ऊपर कार्रवाई हो जाती। उन्होंने